हेलो दोस्तों। आशा करते हैं हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपनी रूल इन इंडिया। आज हम पढ़ेंगे क्राउन रूल इन इंडिया। क्राउन रूल कब से कब तक था, ये भी क्राउन रूल था 1858 से लेके 1947 तक। और इसके दरमियान जो भी रूल एंड रेगुलेशन आए, जैसे एक्ट आए, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला एक्ट जो आया था क्राउन रूल में, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोलते हैं। दिस द एक्ट दिस एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया abolished the East India Company and transferred the power of government, territories and revenues to British Crown। मतलब इस एक्ट के तहत ही ब्रिटिश ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके और पावर जो थी सारी ब्रिटिश क्राउन के, मतलब ब्रिटिश किंग के हाथों में दे दी थी। दोस्तों, इस एक्ट के फीचर्स हैं। It changed the designation of गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू डेट ऑफ वाइसराय। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसराय ऑफ इंडिया में तब्दील कर दी गई थी, चेंज कर दी थी। वाइसराय ऑफ इंडिया वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। वाइसराय जो था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव किसका था? ब्रिटिश क्राउन का, मतलब किंग का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में कौन था? वाइसराय। फिर और डी वो सी पॉइंट पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मतलब लॉर्ड कैनिंग जो थे पहले वाइसरॉय जो थे इंडिया में फर्स्ट रॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग बिकम फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। डी पॉइंट, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया vested with complete authority and control over Indian एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसके पास सारी पावर थी एडमिनिस्ट्रेशन की। सारी पावर किसके पास थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी पावर थी किसके पास थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। और पॉइंट ई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट was a member of British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament। ये पॉइंट कहता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार था। आगे देखते हैं, चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? एमयू 2008 में आया था। ए विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी वैरेन हेस्टिंग, डी डलहौजी। इसका ऑप्शन हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ लिया था। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। हु वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट? मतलब ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर कौन था? दोस्तों यहाँ पे मेंबर ऑफ लिख लेना, माफ़ी चाहते हैं। ये वाइसरॉय तो हमें पता है कि किंग का रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया में। बी ब्रिटिश कैबिनेट का जो मेंबर था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। आगे चलते हैं दोस्तों। विच एक्ट इंडेड द कंपनी रूल इन इंडिया? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी चार्टर एक्ट 1853, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, डी चार्टर एक्ट 1833। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने जो था, ऑप्शन इसका ए होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने ब्रिट कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसके फीचर्स दोस्तों, इट दस प्रोवाइडेड दैट वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब इस एक्ट ने वाइसराय को मतलब इस एक्ट के तहत वाइसराय को कुछ इंडियन को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करना था। इट लीड टू द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन
सो इट लीड टू बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। मतलब इसी एक्ट के तहत जब इस एक्ट ने जब कहा कि वाइसरॉय से कि आप कुछ इंडियन को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करो, यहीं से शुरुआत हो जाती है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन को, जिसमें इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिला। आगे दोस्तों चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। मतलब ये था कि हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 मतलब 1833 में सारी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की गवर्नर की पावर ले ली गई थी। अब उनके पास लॉ मेकिंग पावर नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत फिर से उन्हें लॉ मेकिंग पावर्स जो थी, लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी, बॉम्बे और मद्रास को वापस कर दी गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखते हैं। इट आल्सो गेव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। मतलब ये है दोस्तों कि इस एक्ट के तहत, मतलब 1858 के एक्ट के तहत ही, ये हम पढ़ने लगे, 1861 के तहत ही पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। मतलब फॉर्मली अब पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम दोस्तों ये होता है जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, माइनिंग, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। जब किसी एक इन्हीं को हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम डिपार्टमेंट सिस्टम, मतलब इस समय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मतलब यही है। हेल्थ मिनिस्टर के पास क्या पोर्टफोलियो है? हेल्थ। इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। अगले पॉइंट पे दोस्तों चलते हैं। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कनकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ। मतलब अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और उस समय सारे मेंबर्स नहीं होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो वाइसरॉय जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। जिस समय जैसे आजकल प्रेसिडेंट जब हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और कोई इमरजेंसी आ जाती है, उस समय प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है। आर्टिकल नंबर 123 यानी 123 के तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है आजकल, ये दोस्तों याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, इस एक्ट में हम दिस एक्ट आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इस एक्ट को ही हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1909, मतलब 1919 के फीचर्स ये हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। मतलब इसी एक्ट के तहत वाइसरॉय को कहा गया कि आप कुछ इंडियन को नॉमिनेट करो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। कौन सी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। बी पॉइंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे पहले मेंबर थे जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में के सदस्य बने एज अ लॉ मेंबर, और लॉ मेंबर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। सी पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अंडर दिस एक्ट मुस्लिम मेंबर वर इलेक्टेड बाय मुस्लिम्स। मतलब ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब होता है कि मुस्लिम लोग जो हैं मुस्लिम को ही वोट देंगे। अब मुस्लिम लोग हिंदू, क्रिश्चियन, जैन किसी को अलग अदर कम्युनिटी के मेंबर को नहीं वोट देंगे और अपने मेंबर को ही वोट देंगे। दोस्तों आज के लिए यही इतना ही। नेक्स्ट
वीडियो लेक्चर में देखेंगे आगे के कुछ एक्ट। जय हिंद।